इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना और कुछ बंध और प्रकार के बारे में, प्रोटीन प्रकार के बारे में। देखते हैं प्रोटीन की संरचना होती क्या है। हम जानते हैं कि प्रोटीन कई अमीनो अम्लों के रेखीय क्रम में विन्यस्त होने से बना हुआ रहता है, मतलब अमीनो अम्लों की लड़ियों से बना होता है, अर्थात प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। ठीक है, अगर अणुओं की संरचना का अर्थ समझें तो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है। जैसे अकार्बनिक रसायन में संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इत्यादि। कार्बनिक रसायन में क्या होता है, जो केमिस्ट हैं कार्बनिक रसायन में अणुओं की संरचना को द्विआयामी दृश्य के द्वारा व्यक्त करते हैं। द्विआयामी कहने का मतलब डायमेंशन के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे बेंजीन और नैप्थलीन। अगर इसी को हम फिजिक्स के जो साइंटिस्ट की बात करें तो आणविक संरचना को त्रिआयामी दृश्य के रूप में व्यक्त करेंगे। लेकिन जब बात बायोलॉजिस्ट की होगी तो वो प्रोटीन की संरचना को चार तरह से व्यक्त करते हैं। कैसे? प्रोटीन में एक अमीनो अम्ल के क्रम व इसके स्थान के बारे में, जैसा कि पहला, दूसरा और इसी प्रकार अन्य कौन सा अमीनो अम्ल होगा की जानकारी को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। मतलब पहला क्या होगा, वो पहला ही होगा, पहला संरचना है। कल्पना कर सकते हैं कि प्रोटीन एक रेखा है। ठीक है, बाएं सिरे पर प्रथम और दाहिने सिरे पर प्रथम और दाहिने सिरे पर अंतिम अमीनो अम्ल है। ठीक है ना, तो प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सीरा अमीनो अम्ल कहेंगे, अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सीरा सी सीरा कहेंगे। ठीक है, प्रोटीन लड़ी हमेशा फैली हुई छड़ी जैसी रचना नहीं होती, यह लंबी कुंडली की तरह मुड़ी होती है। लंबी कुंडली की तरह ये मुड़ी होती है, देख सकते हैं। इसका बायां सिरा N टर्मिनल नाइट्रोजन सीरा और ये कार्बन सीरा को दर्शा रहा है। ठीक है, ये मुड़ी हुई छड़ी के रूप में आप देख सकते हैं। ये कल्पित प्रोटीन की संरचना है ना, N टर्मिनल और ये C टर्मिनल हुआ। ठीक है, यहाँ पर घूमती हुई छड़ी के रूप में दिखाई दे रहा है। ये जो प्रोटीन होता है वास्तव में लड़ी का कुछ अंश कुंडली के रूप में व्यवस्थित होता है। प्रोटीन में केवल दक्षिणावर्ती कुंडलियाँ मिलती है, अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी एक दूसरे से मुड़ी हुई होती है। जब मुड़ी हुई हो तो इस प्रकार मुड़ी हुई संरचना को हम प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहते हैं। ठीक है ना, क्या संरचना कहेंगे? द्वितीयक संरचना कहते हैं। और प्राथमिक संरचना किसको बोलेंगे? N व C प्रोटीन के दो सिरों को प्रकट करना। मतलब दो सिरों को प्रकट कैसे करेंगे? हम एक सीधी रेखा के द्वारा प्रकट करेंगे, N और ये C। तो ये क्या हो गया? ये प्राथमिक संरचना। और ये इस प्रकार की मुड़ी हुई कुंडली संरचना है, तो ये द्वितीयक संरचना को दर्शाएगा। ठीक है, लेकिन जब प्रोटीन की संरचना अपने ऊपर और मुड़ी हुई या लंबी कड़ी ऊपर खोखले गोले के समान ऐसे इस तरह की दिखाई देगी, ऐसे मुड़ी हुई, तो इस प्रकार की संरचना को हम तृतीयक संरचना कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के त्रिआयामी रूप को व्यक्त करेगा। तृतीयक संरचना प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए अति आवश्यक होते हैं। कई प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड्स या उप इकाइयों के बने होते हैं। जिस ढंग से प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड या उप इकाई एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित होते हैं, वे प्रोटीन के स्थापत्य को प्रदर्शित करती है, जिसे प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन 4 उपखंड का बना होता है। देखो, मतलब चतुष्क संरचना बनी हुई होती है। वहाँ पर हीमोग्लोबिन की 4 संरचना आपको देखने को मिलेंगी। 2 उपखंड अल्फा की, 2 उपखंड बीटा की मिलेंगी। मतलब हीमोग्लोबिन 4 प्रकार के किससे बनी हुई रहती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बनी हुई रहती है, या प्रोटीन श्रृंखला से बनी हुई रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक बहुलक में कौन कौन से प्रकार के बंध हो सकते हैं। ठीक है, एक बहुलक में उनकी जोड़ने वाली प्रकृति के आधार पर जो बहुलक का जो बंध होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे कोई पॉलीपेप्टाइड है या प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ता है, वो पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ता है। जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे अमीनो अम्ल के अमीन समूह के बीच जुड़ता है, उस दौरान उन एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह से यहाँ से एक H2 और यहाँ से एक O ये निकलता है और पानी का एक अणु बनता है। मतलब इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। पानी का अणु निकला और दोनों आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ गया। अब पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड संभवतः ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ता है। जब पॉलीसेकेराइड की बात करें तो मोनोसेकेराइड एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। यह भी बंध निर्जलीकरण के द्वारा बना हुआ माना गया है। ये जो बंध होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड 2 मोनोसेकेराइड के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बनता है। याद रखेंगे, 2 मोनोसेकेराइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 मोनोसेकेराइड के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध ग्लाइकोसाइडिक बंध है। न्यूक्लिक अम्ल में एक न्यूक्लियोटाइड के एक शर्करा का 3' कार्बन अनुवर्ती
न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के 5 डेज कार्बन से फास्फेट समूह द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। शर्करा के फास्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध एक एस्टर बंध होता है। देखिए कितने सारे बंध हो गए। एक बंध हमने पढ़ा अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल का दूसरे अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध। ठीक है, अगर पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के बीच की बात करें तो ग्लाइकोसाइडिक बंध। और तीसरा बंध यहाँ पर आ रहा है कि शर्करा के फास्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध एक एक्स्टर बंध होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शर्करा के फास्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध एक एस्टर बंध होता है। एस्टर बंध दोनों तरफ मिलता है, और दोनों तरफ मिलता है इसलिए इसके फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। शर्करा के फास्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध है, शर्करा और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच का बंध है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? तो ये देखिए 3 प्रकार के बंध आपको देखने को मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल डीएनए की द्वितीयक संरचना का वर्णन किया गया है। ये द्वितीयक संरचना को दर्शा रहा है। ठीक है।